हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बार ही क्यों न पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, इसके अलावा जो इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पर्टिकुलर फोल्डर पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्कशॉप टॉक्सिक हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। वर्कशॉप में कौन सा विषैला पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्कशॉप एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हम गाड़ियों की या बाइकों की जो सर्विस कराते हैं। तो जो भी इंजन ऑयल हमारे जो इंजन से जो भी वर्कशॉप अटेंडेंट है वो निकालता है ड्यूरिंग द सर्विस। तो कई बार क्या होता है कि जो वर्कशॉप वाले हैं उसको किसी नदी में, नहर में उस ऑयल को डाल देते हैं। वो पानी क्या है कि हमारे घरों में आ रहा है, इसलिए उस पानी को हम पीते तो हमारे लिए वो हेल्पफुल होता है। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो वर्कशॉप से जो भी यूज इंजन ऑयल निकलता है वो मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है या एक विषैला पदार्थ होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन A3, यूज इंजन ऑयल। इस्तेमाल किया हो गया इंजन ऑयल जो कि वर्कशॉप से निकलता है वो मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ द वेस्ट ऑयल इज डिस्पोज। अपशिष्ट तेल का निपटदान कैसे किया जाता है। तो जो भी वेस्ट ऑयल निकलता है सबसे पहले हमें कलेक्ट करना होता है कंटेनर के अंदर और डिस्पोज करना होता है एक प्रॉपर प्लेस पर, ये कि हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर डिस्पोज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपने बड़े शहरों में देखा होगा कि गलियों से या पूरे मोहल्ले से या पूरे एरिया से कचरा इकट्ठा कर कर एक स्थान पर डिस्पोज ऑफ किया जाता है, एक स्थान पर डाला जाता है। आजकल गाँव में भी मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छी योजना चलाई गई है। गांव में भी घरों घरों से कूड़ा इकट्ठा करके वो जब लेके जाता है तो वो गांव के बाहर एक प्रॉपर स्थान बनाया हुआ है या प्रॉपर एक रजिस्टर्ड वेंडर है, उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो कलेक्ट द वेस्ट ऑयल इन कंटेनर एंड डिस्पोज ऑफ टू द रजिस्टर्ड वेंडर। वेस्ट ऑयल को कंटेनरों में एकत्रित करें या इकट्ठा करें और पंजीकृत वेंडर के पास ही इसका निपटदान करें। तो जैसा कि कोई भी वर्कशॉप से जैसे कोई वेस्ट ऑयल निकलता है तो उस वेस्ट ऑयल को हो सकता है कोई वेंडर किसी पर्पज़ के लिए कोई काम में लेता हो, किसी और रिसाइकलिंग करता हो या कुछ भी प्रोसेस करता हो, तो एक रजिस्टर्ड वेंडर को हम दे सकते हैं जो कि हमने वेस्ट ऑयल है वो इकट्ठा किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इज रिकमेंडेड टू हैंडल लोड विद रफ सरफेस। किसी जो रफ सरफेस की सतह पर भार को संभालने के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा की सिफारिश की जाती है। तो हम ऐसे सरफेस पर अगर काम कर रहे हैं कि जो सरफेस रफनेस है, जिसके ऊपर जो पील ऑफ हो रखी है, मटेरियल है वो खड़ा हुआ है, अगर हम हाथ से कुछ उसको रब करते हैं तो हमें हाथ में चोट लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए कोई भी जो हम PP यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हाथ के बचाव के लिए, तो हम करते हैं ग्लव्स।
और ग्लव्स में भी एक अच्छी कैटेगरी होती है लेदर ग्लव, जो चमड़े के जो दस्ताने होते हैं उसका हम यूज कर सकते हैं किसी भी रफ सरफेस को साफ़ करने के लिए या कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए। तो ये होता है हमारा पीपी या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टू बी डन इफ इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम अनेबल टू रिलीज द ग्रिप फ्रॉम द कंडक्टर। अगर बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से पकड़ छोड़ने में असमर्थ हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को अगर करंट लग गया है तो सबसे पहले हमें पावर को स्विच ऑफ करना है जहाँ से वो कनेक्शन हो रखा है लाइट का। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जिस व्यक्ति को करंट लगा है उस व्यक्ति को हमें क्या करना है कि कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल उठाना है, चाहे वो लकड़ी से हो चाहे प्लास्टिक का हो, उससे हमें बिजली से उस व्यक्ति को या विक्टिम को, उत्पीड़ित व्यक्ति को अलग करना है। अगर पॉसिबल नहीं है स्विच ऑफ करना तो हम क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद उसको एक खुले वातावरण में लेके जाएंगे, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को क्या है कि सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो खुले एनवायरनमेंट पर हम लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बिजली का झटका किसी व्यक्ति को लगता है तो सबसे पहले हमें पावर जहाँ से सप्लाई हो रही लाइट की वो बंद करनी है। तो मेक श्योर द पावर इज टर्न ऑफ, सुनिश्चित करें कि जो विद्युत आपूर्ति है वो बंद हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स लिक्विफाइड गैसेज। अग्नि के किस वर्ग में तरलीकृत गैसें शामिल होती है। तो ये होती है हमारी जो क्लास सी होती है। तो क्लास ए बी सी डी ई इस तरीके से फायर की क्लासेज होती है, उनका क्लासिफिकेशन किया होता है कि कौन सी आग को बुझाने के लिए हम किस क्लास का उपयोग करते हैं। तो जो लिक्विफाइड गैसेस होती है वो डील करती है क्लास सी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सूटेबल फॉर द क्लास सी फायर। जो क्लास सी फायर होती है उसके लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं। तो वो होता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र का हम उपयोग करते हैं जो भी क्लास सी फायर से रिलेटेड कोई दुर्घटना होती है या आग लगती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर। बिजली की जो आग लगने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है। तो कोई भी सर्किट अगर ओवरलोड सर्किट है तो इलेक्ट्रिक फायर या इलेक्ट्रिक आग या बिजली की आग है वो लगने का खतरा रहता है टू ओवरलोड द सर्किट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। ऊर्जा संरक्षण के मुख्य अवसर कौन से हैं। तो ऊर्जा संरक्षण है कि हमें अगर एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है या एनवायरनमेंट को हमें प्रिजर्व करना है तो सबसे पहले ऐसी मशीनरी जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है या ऐसी गाड़ी जिसकी वैलिडिटी कंप्लीट हो चुकी है, मान लो 10 साल है 15 साल है, उसके बाद क्या है कि वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो ऐसी मशीनरी को या ऐसी गाड़ियों को हमें रिप्लेस करना चाहिए फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन। तो ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें रिप्लेस द हाउस होल्ड अप्लायंसेज या रिप्लेस द मशीनरी। तो जो भी हमारी जो मशीनरी है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, हमें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए उन मशीनों को प्रतिस्थापन या मशीनों को बदलना होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज। तो किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में पानी के रिसाव को शामिल किया गया है। तो ये होते हैं हमारे जो कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है माइनर एक मेजर, एक होती है हमारी मीडियम। तो ये कह रहा है कि जो वाटर लीकेज की जो प्रॉब्लम है उसको स्टॉप करने के लिए हमें किस एनर्जी कंजर्वेशन का उपयोग करते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है माइनर कंजर्वेशन एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़, लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्किंग मीडिया इज यूज टू मार्क ऑन द फिनिश सरफेस। चिकनी सतह पर चिन्हित करने के लिए किस मार्किंग मीडिया का हम उपयोग करते हैं। तो ये मार्किंग होता है पर्शियन ब्लू या हल्का नीला।
तो पर्शियन ब्लू को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये होता है पर्लिन ब्लू भी कहते हैं इसको, पर्शियन पेरिस या पर्शियन भी कहते हैं, या पेरिस ब्लू या बर्डनबर्ग ब्लू। तो ये इसके सब अलग अलग नाम होते हैं। तो दोबारा बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2 पर्शियन ब्लू। तो पर्शियन ब्लू के ही दूसरे नाम, एक होता है पेरिस ब्लू, एक होता है बर्लिन ब्लू, एक होता है ब्रांडनबर्ग ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैलिपर। तो इस कैलिपर का हमें नाम बताना है कि ये जो कैलिपर है वो कौन सा है। तो ऑप्शन दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये है हमारा हील टाइप जेनी कैलिपर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। इसमें क्या होता है कि इसकी 2 लेग्स होती है, एक होती है स्ट्रेट लेग, एक होती है बैंड लेग। तो जो आप ये जो लेग देख रहे हैं ये तो हमारी बैंड लेग मुड़ी हुई, और ये है हमारी स्ट्रेट लेग सीधी। तो ये जो आपस में जो जिस पॉइंट में मिलती है उसको हम बोलते हैं पाइवोट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पाइवोट पॉइंट। नीचे लगा होता है स्क्राइबर। तो ये जनरली मार्किंग के लिए काम में आता है। तो जो चित्र में जो दिखाया गया कैलिपर है वो है हील टाइप जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो आपको जो हैमर दिखाई दे रहा है वो एक बॉल पिन हैमर। तो इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। कुछ भी एग्जामिनर आपसे एक्स दे के किसी का भी नाम पूछ सकता है। तो ये जो पीछे का आपको दिख रहा है ये तो पार्ट है हैंडल। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये पिन। ये वाला जो पोर्शन इसको बोलते हैं नेक, इसकी गर्दन है। ये भी यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन इसकी नेक है ये। उसके बाद ये जो एक्स पार्ट से जो इंडिकेट किया गया है ये है वेज, और ये किसके अंदर होता है, इसी को हम बोलते हैं आइज़। ये जो आपको गोला दिख रहा है आँख की तरह ही ये होता है, इसको हम बोलते हैं फेस। जो इसके नीचे का हिस्सा होता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा उसको हम बोलते हैं फेस, कि हथौड़े का वो फेस है जहाँ से हम चोट मारते हैं। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं चिक। तो एग्जामिनर आपसे क्या है कि किसी को भी पार्ट्स का नाम आपसे देख सकता है, कोई चित्र देगा उसको एक पार्ट को इंडिकेट कर देगा एक्स से और पूछ लेगा कि ये क्या है, या चित्र देकर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा हैमर है। तो ये हमारा बॉल पिन हैमर जो एक्स से इंडिकेट किया गया है वो है हमारा वेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मार्किंग टूल। इस उपकरण का हमें नाम बताना है कि ये जो उपकरण है वो कौन सा उपकरण है। तो ये है हमारा उपकरण यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो चित्र में जो गेज दिखाया गया है ये हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसके मैं आपको पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। ये जो आपको जो खड़ी दिखाई दे रही है डंडी, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये होता है स्क्राइबर। इन 2 के पार्ट के नाम मैं बता चुका हूँ अभी। तीसरा ये बताता हूँ आपको इंडिकेट करके। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा इसको हम बोलते हैं स्नग। और ये नट की हेल्प से इसको जो स्क्राइबर होता है इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, कहाँ पे भी सेट करना है हमें। तो ये होता है गाइडिंग या क्लैंपिंग नट। तो क्लैंपिंग नट की सहायता से हम स्क्राइबर को ऊपर या नीचे मूव करा सकते हैं। इसके बाद ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी बेस या बेस प्लेट भी इसको बोल सकते हैं। और ये जो वी ग्रूव बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं वी ग्रूव। वी ग्रूव इसके बाद ये होती है हमारी गाइडेड पिन। ये जो 2 आपको पिन दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं गाइड पिन। ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा इनको हम बोलते हैं रोकर आर्म। ये हमारा होता है रोकर आर्म। रोकर आर्म में भी ये जो आपको दिखाई देता है ये नट की हेल्प से या क्लैंपिंग नट की हेल्प से इसको टाइट किया जाता है। तो ये है
यूनिवर्सल सरफेस गेज के पार्ट्स नेम। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लेन एंगल प्लेट। प्लेन एंगल प्लेट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो प्लेन एंगल प्लेट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसको हम मार्किंग के लिए यूज करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ प्लेन एंगल प्लेट इज यूज फॉर द मार्किंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर यूज इन द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के समय होने वाले हथौड़े का नाम क्या है? तो चित्र में आपको दिखाई गया ये हथौड़ा, ये पूरा ही लकड़ी का बना हुआ है। इसका हैंडल भी और जो आगे का हिस्सा होता है पूरा ही लकड़ी का बना होता है। तो इस हथौड़े को या हैमर को हम बोलते हैं मैलेट हैमर। तो ऐसा हैमर जो लकड़ी का बना होता है उस हथौड़े को हम बोलते हैं मैलेट हैमर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर का हमें नाम बताना है कि स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है। तो ये चित्र दिया गया है, स्क्रू ड्राइवर है। जो पीछे का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हैंडल। ये जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं शैंक। ये होती है हमारी पीछे का, ये जो आगे दिख रहा है आप इसको बोलते हैं ब्लेड। और जो बिल्कुल पॉइंट वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं टिप। तो ये इसके पार्ट्स नेम है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो स्क्रू ड्राइवर है ये है स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो ये आपने अपनी वर्कशॉप में देखे होंगे डिफरेंट टूल्स। तो टूल्स का एक आपको पिक्चर देगा और ये पूछ लेगा कि ये कौन सा टूल है। तो जो चित्र में जो स्क्रू ड्राइवर दिया गया है ये है स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ बॉल पिन हैमर हेड। जो बॉल पिन हथौड़ा है उसके सिर का क्या उपयोग है? तो मेन पर्पज होता है स्प्रेड द मेटल इन ऑल डायरेक्शन। तो जब भी हम हथौड़े से चोट मारते हैं तो जो बॉल पिन वाला हिस्सा होता है या हेड होता है वो क्या करता है कि मेटल को स्प्रेड कर देता है सभी डायरेक्शन में। तो धातु को सभी दिशा में फैला देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द स्क्रू ड्राइवर इज स्पेसिफाइड। स्क्रू ड्राइवर को कैसे निर्देशित किया जाता है? तो स्क्रू ड्राइवर को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? तो स्क्रू ड्राइवर को हम स्पेसिफाई करते हैं लेंथ ऑफ द ब्लेड एंड विड्थ ऑफ द टिप। उस ब्लेड की जो लंबाई है वो कितनी है और टिप की चौड़ाई कितनी है, उसके द्वारा हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है या सबसे कम जो मान है वो क्या है? तो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो जो एक्स है या इसमें जो चित्र में दिखाया गया ये किसका चित्र है? ये है वर्नियर कैलिपर का। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो पीछे का जो एक्स पार्ट है वो क्या है? तो एक्स पार्ट के एक डेप्थ बार है, ये गहराई बार है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। ये जो इसके जो जा हैं, आप ये जो वाले जा देख रहे हो ये होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द आउटर डायमेंशंस को मापते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये मापते हैं इंटरनल को। तो इनके द्वारा हम एक्सटर्नल डायमेंशन को मापते हैं, ऊपर के द्वारा इंटरनल डायमेंशन को मापते हैं और पीछे का जो हिस्सा होता है उसके द्वारा हम गहराई या डेप्थ को मापते हैं। ये जो दो स्केल दिए गए हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है। ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। उसके ऊपर जो एडजस्टिंग नट लगे होते हैं उनको लॉक करने के लिए कि ताकि जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेप्थ बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का नाम हमें बताना है। तो ये होता है हमारा फिलर गेज। फिलर गेज क्या होता है कि जब भी हम दो पार्ट को आपस में मीट करते हैं या एक पार्ट के अंदर हमने दूसरा पार्ट घुसने के बाद या डालने के बाद तो हम देखते हैं कि उन दोनों पार्ट के बीच में कितना गैप है।
तो हम इन स्ट्रिप को डालते हैं उस गैप में। पहले ये डालेंगे अगर ये फिट बैठ रही है, या फिर ये डालेंगे अगर ये लूज जा रही है, टाइट जा रही है। तो हमें ऐसे पॉइंट को पकड़ना है जहाँ पे ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो। तो उसकी हम रीडिंग नोट कर लेंगे। मान लो सपोज करो हमने इसको डाला तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 0.06। तो इसकी क्या है कि हम कह देंगे कि दोनों पार्ट के बीच में वो इतना गैप है। तो ये होता है हमारा फिलर गेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टू बी चेक विद वैक्यूम गेज। वैक्यूम गेज के साथ हम क्या चेक करते हैं। तो वैक्यूम गेज की हेल्प से हम क्या चेक करते हैं। तो लीक इन द इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम। इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम में क्या रिसाव है वो हम चेक करते हैं वैक्यूम गेज के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द एंड प्ले ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के एंड प्ले की जांच करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट की अगर जो एंड प्ले है उसको फाइंड आउट करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट या उपकरण का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्क्रू। जो स्क्रू दिया गया पेज से दिया गया है इसका नाम क्या है। तो ये है हमारा थंब स्क्रू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन। मेटल कटिंग ऑपरेशन की जो विधि है उसका नाम बताइए। तो ये क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि मान लो ये जो हमारा वर्क पीस है मैंने यहाँ से इसको क्लैम्प कर दिया, ये इस साइड से हमने क्लैम्प कर दिया, और ये हमारा टूल है। तो टूल भी कौन सा एक अब्रेसिव टूल है जो कि किसी मटेरियल का बना होता है, उसके द्वारा हम इसकी कटिंग कर रहे हैं वर्क पीस की। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का हमें नाम बताना है कि ये कौन सी फाइल है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि जिसमें जो लाइनिंग है एक बार ऐसे डायगोनल लिए, एक बार इस तरीके से डायगोनल लिए। तो इसका मतलब ये जो फाइल है ये डबल कट फाइल। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन ए 2। तो इनके टिथ के हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि किस तरह की ये फाइल है। सिंगल कट फाइल है, डबल कट फाइल है, रास कट फाइल है, राउंड फाइल है। तो इनके द्वारा हम इसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फिट रिप्रेजेंट द टॉलरेंस जोन ऑफ होल एंड शाफ्ट ओवर लैप ईच अदर। किस प्रकार का फिट एक दूसरे को छेद और शाफ्ट की सही सुनिसा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये होती है हमारी ट्रांजिशन फिट। तो ट्रांजिशन फिट रिप्रेजेंट द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल एंड द शाफ्ट ओवरलैप ईच अदर। तो ये ट्रांजिशन फिट की डेफिनेशन होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग जो चित्र में दी गई है उसका नाम बताना है कि जो क्या इसका नाम है। तो जो चित्र में दिया गया है पाइप फिटिंग ये हमारा प्लग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग उसको उपकरण का हमें नाम बताना है कि ये क्या है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक रिड्यूसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो इलेक्ट्रिक रिड्यूसर क्या होता है कि इट इज़ विद एट द सेक्शन साइड ऑफ द पंप टू एंश्योर द एयर डज नॉट एक्यूमुलेटेड इन द पाइप। जो एयर है वो पाइप के अंदर एंटर ना कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेंट्रिक रिड्यूसर है वो लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग का नाम बताइए। तो जो चित्र में जो पाइप फिटिंग दिया गया है ये एक रिड्यूसर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो रिड्यूसर के द्वारा हम जो अलग अलग डाया या अलग अलग व्यास या डायमीटर की जो पाइप होती है उनको भी ज्वाइन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रिड्यूसर का हम उपयोग करते हैं। अलग अलग व्यास या अलग अलग डायमीटर की पाइप को आपस में ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर का इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पाइप फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट टू पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। विभिन्न व्यास के
दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि आपको दो अलग अलग डायमीटर या दो अलग अलग व्यास की आप पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए जो पाइप फिटिंग का हम यूज करते हैं वो हमारा रिड्यूसर ही कहलाता है। तो रिड्यूसर की हेल्प से हम दो अलग अलग डायमीटर की पाइप को आपस में जोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज जनरली सूटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल। जो ट्विस्ट ड्रिल के निर्माण के लिए कौन सी सामग्री है वो ज़्यादातर उपयोग में ली जाती है। तो ट्विस्ट ड्रिल को बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो होता है हमारा HSS। तो ये होता है हाई स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम इज यूज एज ए न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन। तो कौन सा जो वायवीय हैंड ड्रिल मशीन में किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो न्यूमेटिक में जो हम फ्लूइड यूज करते हैं वो एयर एज ए फ्लूइड यूज किया जाता है और हाइड्रोलिक सिस्टम में हम ऑयल एज ए फ्लूइड यूज करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो न्यूमेटिक हैंड ड्रिलिंग मशीन है वो किस सिस्टम का उपयोग करती है। तो वो करती है कंप्रेस एयर ऑपरेटेड। जो एयर की जाती है वो एयर को कंप्रेस करते हैं और जो कंप्रेस एयर की हेल्प से हम मशीन के पार्ट्स को मूव करते हैं। जैसा कि हाइड्रोलिक में क्या है कि फ्लूइड यूज करते हैं और न्यूमेटिक में हम एयर एज ए फ्लूइड यूज करते हैं और एयर में भी कंप्रेस एयर हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो जो चित्र में जो क्या दिया ड्रिल दी गई है तो या ड्रिल की बिट कह सकते हो आप। तो उसमें हमें ये बताना है कि इनके जो पार्ट्स के नाम क्या क्या है। तो जो आपको जो पीछे का जो पार्ट होता है वो हमारा शैंक कहलाता है और ये जो आपको ये दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं फ्लूट। फ्लूट के बाद जो अगर मैं सबसे लास्ट वाले पार्ट की बात करता हूँ तो ये क्या कहलाती है हमारी लिब या ब्रेड पॉइंट भी इसको बोलते हैं, ब्रेड पॉइंट। और ये हमारा होता है स्पर। तो ये इसके पार्ट्स नेम है ड्रिल बिट के। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो पूछा गया कि जो एक्स पार्ट है वो क्या है। तो एक्स क्या है, फ्लूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी हैंड टेप इन ए BSW टेप सेट। BSW नल सेट में कितने हैंड टेप होते हैं। तो ये हमारे होते हैं 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेप इज यूज टू फिनिश द थ्रेड्स ऑफ द ब्लाइंड होल टू करेक्ट द डेप्थ। एक अंधे छेद के थ्रेड को सही गहराई तक सही करने के लिए किस थ्रेड का उपयोग करते हैं। तो एक अंधा होल ये होता है कि एक तरफ से होल हो दूसरी तरफ से बंद हो, तो उस ऐसे होल को या ऐसे छेद को हम ब्लाइंड होल कहते हैं। तो ब्लाइंड होल की जो करेक्ट गहराई है या जो डेप्थ है उसकी फिनिशिंग या थ्रेडिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो हम करते हैं प्लग टेप का। तो प्लग टेप इज यूज टू फिनिश द थ्रेड ऑफ ए ब्लाइंड होल टू करेक्ट द डेप्थ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में कटिंग स्पीड की जो इकाई है वो क्या है। जो ड्रिलिंग मशीन में जो कटिंग स्पीड की जो इकाई होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड द स्ट्रेट सैंक ड्रिल। स्ट्रेट सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ड्रिलिंग की जो सैंक होती है उसको होल्ड करने के लिए हम चक का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो चक इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू होल्ड द स्ट्रेट सैंक ड्रिल। तो साथियों ये जो 38 क्वेश्चन थे ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। तो जो 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं यूनिट के, एक होता है फंडामेंटल सिस्टम, एक होता है हमारा ड्राइव सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। इनमें से जो मूलभूत इकाइयाँ हैं वो कौन सी है। तो जो मूलभूत इकाइयाँ फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है हमारी लेंथ, मास एंड टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस प्रणाली में जो एम अक्षर है वो क्या दर्शाता है। तो एमकेएस स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि एम का मतलब क्या है, तो एम स्टैंड फॉर मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकंड। तो एग्जामिनर आपसे के आर एस का भी पूछ सकता है, तो लेकिन यहाँ पूछा गया है एम, तो एम स्टैंड फॉर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 5 to 9 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा। अगर हमें आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर अगर निकालना है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, तो जैसे 23 को मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपस में, तो ये कितना आता है 5 to 9। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 23 होगा। लेकिन आपको निकालना है तो निकालेंगे कैसे आप, 5 to 9 जो पेयर बनता है पीछे से बनता है, पेयर को कंप्लीट करने के लिए वहाँ आगे 0 लगा देते हैं। तो ये जाएगा 2 पे, 2 दूनी 4, तो ये आया 1 और पेयर ही उतरता है तो 1 to 9। इसमें इसको ऐड करते हैं हो जाएगा 4। अब ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे, 1 to 9। तो करेक्ट आंसर हमारा आया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। तो जो दिया गया है ये दिया गया 0.456, जब हम इसकी डेसिमल को हटाएंगे 456 डिवाइड बाई 1000 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा। यह हमारा आया 456 डिवाइड बाई 10, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 45.6%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल कंटेन आयरन एज ए मेजर कंटेंट। निम्नलिखित में से किस धातु में जो मुख्य सामग्री में लोहा पाया जाता है। तो दो तरह की जो मेटल्स होती है, एक होती है हमारी फेरस मेटल, एक होती है नॉन फेरस मेटल। तो फेरस मेटल वो मेटल होती है जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और नॉन फेरस मेटल वो होती है जिसके अंदर ना के बराबर लोहा या आयरन एज ए कंटेंट पाया जाता है। तो यह हमसे पूछ रहा है कि जो मेजर कंटेंट है आयरन का वो किस मेटल में पाया जाता है। तो जो ज़्यादा लोहा है वो पाया जाता है हमारी फेरस मेटल या लोह धातु में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। तो ये थे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि कुछ सिंबल्स होते हैं और सिंबल के द्वारा ही हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में हर चीज़ों को दर्शाते हैं। तो ये सिंबल क्या स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, उनको हमें मेमोराइज या याद करना ही होता है। तो आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। दिए गए चित्र में या दिए गई सामग्री के पारंपरिक चित्र का हमें बताना है कि ये किसका एक चित्र है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ये दिए गए वाटर, कंक्रीट, एस्बेस्टोस एंड ग्लास। लेकिन जो आपको देखने से पता चल रहा है ये किसका एक सिंबल है, ये है वाटर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो चित्र में जो कन्वेंशनल सिंबल दिया गया है वो किसका एक सिंबल है, वो एक लकड़ी का सिंबल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। दिए गए चित्र या उपकरणों को हमें नाम बताना है। तो हम लोअर क्लासेज में इसको यूज़ करते थे। ये मेनली एंगल को ड्रा करने और एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल को ड्रा और एंगल को मापने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है प्रोटेक्टर या चांदा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। हमें सेट स्क्वायर का नाम बताना है कि ये कौन सा सेट स्क्वायर है। तो ये है हमारा 45 सेट स्क्वायर। तो दो प्रकार के जो सेट होते हैं, एक होता है 90, 45, 45, एक होता है 30, 60, 90। तो ये जो हमारा ये वाला टाइप है, तो 90, 45, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैंपस इज यूज फॉर द ड्रा। जो कंपास होता है या प्रकार होता है उसका हम उपयोग किस चीज़ को ड्रा करने के लिए करते हैं। तो प्रकार या कंपास की हेल्प से हम क्या ड्रा कर सकते हैं, हम सर्कल या वृत्त को ड्रा कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइटल बॉक्स पोजीशन इज करेक्ट एज पर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक है वो सही है। तो जब भी एक मान लो ये जो चित्र दिया गया, एक ड्राइंग शीट दी गई है और हम भी जब भी टाइटल बॉक्स बनाते हैं तो टाइटल बॉक्स हमेशा बॉटम राइट में बनाया जाता है। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो जो टाइटल बॉक्स होता है जिसके अंदर हम ड्राइंग नंबर, सीट नंबर, रोल नंबर, नेम वगैरह लिखते हैं तो वो टाइटल बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है। और जो टाइटल बॉक्स हमेशा बॉटम राइट में बनता है ड्राइंग सीट के ऊपर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1। तो साथियों ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू बी इन ए जॉब और वर्क इज। नौकरी में होना या काम में होना क्या कहलाता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास रोज़गार है, आप एम्प्लॉयड है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू डू इज। करने की क्षमता क्या है। तो स्किल इज़ द एबिलिटी टू डू। तो कौशल है वो करने की एक क्षमता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। तो एक ग्रोथ माइंडसेट है, अगर एक वैसा व्यक्ति है तो उसको माइंड ऐसा है, हमेशा बड़ी ही सोचता है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, कोई नई नई चीज़ें सीखनी है, कैरियर में अगर कोई चेंजेस लाने हो, जो हमारी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में बदलना, वो हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहता है। तो ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज़ ऑलवेज विलिंग टू ग्रो, चेंज एंड लर्न। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखो के लिए तैयार रहता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉब दैट हैव बिकेम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर। जो नौकरियां पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। पहले क्या होता था कि आज से 10 से 15 साल पहले, आजकल तो हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, लेकिन 10 से 15 साल पहले जो मोबाइल हुआ करते थे लगभग 1 से 2% लोगों के पास ही मोबाइल होते थे। तो अगर अन्य व्यक्तियों को, जो बचे हुए व्यक्ति है 98 या 99%, तो वो क्या करते थे, अगर उसको कॉल करनी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो वो क्या जाते थे, एसटीडी बूथ के ऊपर जाते थे। तो एसटीडी बूथ किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपना स्वयं का काम किया होता था, वो उसको कॉलिंग के पैसे लेता था। तो एक तरीके से जो एसटीडी बूथ जो व्यक्ति चला रहा था वो, उसका मतलब वो रोज़गार पे था या काम पे था। लेकिन आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो गया है, इसलिए एसटीडी जो बूथ का वो चलन कम हो गया है। इसलिए आजकल जो एसटीडी बूथ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, अगर मिलेंगे तो 1-8% मिलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है। तो द एसटीडी बूथ बंद हो चुके हैं। एसटीडी स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड। 21वीं सदी में कार्यस्थल कौशल आपको रोज़गार पाने में मदद करता है। 21वीं सदी में अगर आपके पास कोई स्किल है, चाहे वो इलेक्ट्रिक की स्किल हो, प्लम्बर की, मैसनरी की, किसी भी तरीके की आप कोई हस्तकला है, कोई मतलब आप कोई काम अपने द्वारा कर सकते हो, अपने हाथ से कर सकते हो। अगर कोई रिसेशन आ जाए या किसी कारणवश आपकी जॉब चली जाए तो आपके पास अगर स्किल है तो आप भूखे नहीं मरोगे, कुछ ना कुछ कार्य या काम आप कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर स्किल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इवन द जॉब मार्केट कीप चेंज। यहाँ तक कि आपकी कोई जॉब मार्केट में कोई बदलाव आ जाता है, कोई मार्केट में रिसेशन आ गया, आपकी जॉब चली गई, तो आप हमेशा एक तरीके से एम्प्लॉय रहेंगे, क्योंकि आपके पास एक स्किल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथिक्स मीन्स। नैतिकता का अर्थ क्या है। तो एथिक्स का मतलब होता है डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। यह तय करे कि एक मानव आचरण के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो ये हमारा कहलाता है एथिक्स या नैतिकता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज आर। मान क्या है। तो वैल्यूज से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो मोटिवेशन एटीट्यूड है वो कैसा है, हम कैसा कार्य करते हैं, हमारी समाज में क्या वैल्यू, कितने लोग हमें लाइक करते हैं, कि हमारा क्या कैरेक्टर है।
तो वैल्यूज़ क्या होती है? वैल्यूज़ आर द मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड एक्शन। तो मान हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है? तो आपने लोअर क्लासेज में छोटी कक्षा में देखा होगा कि हर बुक के ऊपर एक प्रीजेम्बल्स, कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रीजेम्बल्स लिखी होती थी। तो ये क्या है कि द प्रीजेम्बल इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। जो ओड टर्म को हमें पहचानना है 4 ऑप्शन देखकर। तो वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, लेकिन ग्रीन पोल्यूशन या हर पोल्यूशन है वो प्रदूषण है वो नहीं होता। तो जो सबसे अलग है इन चारों ऑप्शनों से वो है ऑप्शन ए 1। ग्रीन पोल्यूशन कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स एंड नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। तो इस तरह के जो कंट्री कहलाती है वो कहलाती है धर्मनिरपेक्ष देश या सेकुलर कंट्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। डैश इज ए चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो एक इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन है, उद्योग क्रांति है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होती है वो इंडस्ट्री के अंदर होती है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज ए मेजर चेंज टेक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन। पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति आई थी हमारी 18वीं सदी में या 18th सेंचुरी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड स्किल। जो कठिन कौशल है वो क्या है? तो ऑप्शनों को अगर आप देख सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई भी हमें कार्य प्रॉपर टाइम पर करना तो हम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई लर्न या क्विक लर्नर, कोई हमें चीज़ सीखने हमारा इंटरेस्ट है तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश बोले तो इंग्लिश जल्दी सीखते हैं, हिंदी या कोई ज़्यादा लैंग्वेज अगर हमें सीखने तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन जो टाइपिंग जो स्पीड होती है जनरली जो व्यक्ति होता है, आमतौर पर जो व्यक्ति है वो 30, 35, 40 तक कर पाता है। लेकिन 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। कर देते हैं अगर प्रैक्टिस आप डेली करोगे 1-2 साल में, महीनों में भी कुछ व्यक्ति ट्रेंड हो सकते हैं। तो एक तरीके से ये हार्ड स्किल है। जो 60 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग करना एक हार्ड स्किल के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अगर हमें अपने आप को विकसित करना है तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें अपने आप को विकसित करना है तो सबसे पहले हमें खुद को पहचानना होगा कि हमारी क्या कमियां है। उस कमियों को हमें स्ट्रेंथ पॉइंट में बदलना है। जो हमारी वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट नो योर सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम मैनेजमेंट क्या है? समय प्रबंधन क्या होता है? तो टाइम मैनेजमेंट होता है कंप्लीट योर टास्क ऑन द टाइम। अपना कार्य हो समय पर पूरा करने है, क्या कहलाता है हमारा समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिज्यूम शुड बी। रिज्यूम कैसा होना चाहिए? जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जो रिज्यूम है हमारा शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा और स्टिक होना चाहिए। हम रिज्यूम हम बड़ा लेके गए, मान लो 3 पेज का 4 पेज का, जो हमारा रिक्रूटर है वो लॉट ऑफ टाइम तो रिज्यूम को पढ़ने में ही वेस्ट कर देगा और उसको अच्छा भी फील नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है टाइप हो जाए तो वो उस पॉइंट को लेके बैठ जाएगा, तो सिलेक्शन रेट भी वो कम हो जाएगा आपका। तो रिज्यूम हमेशा एक छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है वो क्या कहलाता है? तो जब भी हमारी किसी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट प्राइवेट जहाँ पे भी जॉब लगती है तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो उसका एक रिटन डिस्क्रिप्शन हमें दिया जाता है
तो वो कहलाता है नौकरी का विवरण या जॉब डिस्क्रिप्शन, कि हमें क्या क्या कार्य करना है और क्या क्या हमारी जिम्मेदारियाँ रहेगी और क्या क्या हमारे राइट्स हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा। तो जब भी आपके पास कोई इंटरव्यू की कॉल आती है तो अगला स्टेप होगा कि हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सूटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेज। दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनिए। डैश एनिमल डू यू लाइक। तो विच एनिमल डू यू लाइक, आप किस पशु को पसंद करते हैं, किस एनिमल को आप पसंद करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंसेज। दिए गए वाक्यों में शब्द रोहन के साथ या रोहन के बाद कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो जब भी दो नाम हो तो दो के नाम के बीच में एंड आ जाता है, लेकिन यहाँ नाम दिए गए 3, तो जब भी हमें 3 नाम को दर्शाना है तो एक कोमा हम लगाते चले जाते हैं। तो रोहन कोमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो यहाँ रोहन के बाद क्या आएगा, कोमा। तो यहाँ रोहन के बाद क्या आएगा, कोमा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए पर्सन के लिए सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन है हाउ हैव यू बीन। तो आंसर होगा वेरी वेल एंड यू, बहुत अच्छे और आप कैसे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए पर्सन की जो सही प्रतिक्रिया चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो जो एक्सीडेंट है वो कब हुआ था। तो द एक्सीडेंट विल बी हैपन एट द लास्ट नाइट 10:30। तो द एक्सीडेंट विल बी हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट। जो एक्सीडेंट हुआ था वो कल रात 10:30 बजे हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया का जो सही काल को चुने। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं म्यूजिक सीखता था। तो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरिकुलम विटाई इज आल्सो नोन एज। तो कैरिकुलम विटाई या सीबी को हम क्या कहते हैं। तो कैरिकुलम विटाई या सीबी को ही हम जो दूसरा नाम देते हैं वो देते हैं रिज्यूम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तुलनात्मक विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। जो तुम्हारी पेंसिल है वो मेरी पेंसिल से ज़्यादा नुकीली है या शार्प है। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।